Hello everyone, I am Dheeraj Stark, founder of Kavira Creations. I am a green building consultant and IGBC certified professional for life cycle assessment of building. I am a IGBC AP and JAM-CP. क्योंकि मैं ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट हूँ, अपन ने पिछले वीडियो में ग्रीन बिल्डिंग के बारे में बात करी थी कि ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है, ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, ग्रीन बिल्डिंग बनाते टाइम क्या ध्यान रखना होता है, ग्रीन बिल्डिंग के क्या बेनिफिट्स है, बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। आज अपन ऐसे हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर आदमी को अफेक्ट कर रहा है, जो भी इस अर्थ पे रह रहा है उन सबको अफेक्ट कर रहा है और यहाँ तक कि अपनी फ्यूचर जनरेशन जो होगी उनको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। वो है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो आज इस पे बात करेंगे अपन। मैं समझता हूँ कि हर आदमी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग वो है कि अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। पर ये क्यों हो रहा है? अपनी बिल्डिंग किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, आज उस पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि क्या होता है। अपन कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए अपने को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी अपने को कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस, उनको बर्न करने से एनर्जी मिलती है। जब अपन फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे क्या होती है? काफ़ी सारी गैसेज निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये गैसेज, ये ग्रीन हाउस गैसेज, ये अपने एनवायरनमेंट में जाके जमा होती रहती है और मोटी लेयर बना रही है। ये ग्रीन हाउस गैसेस की जो लेयर है ये क्या करती है? हीट को ट्रैप करके रखती है, इसको जो है हीट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है। तो इससे अपना अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इससे अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसी से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, इसी से कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग होते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि बिल्डिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर किस तरह से अपने को इसको ग्लोबल वार्मिंग को इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसा मैंने बताया, एक एक्टिविटी अपन लेते हैं कि सबसे पहले एक्टिविटी एक्सकवेशन की होती है। कंस्ट्रक्शन में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए अपने को एक्सकवेशन, उसकी फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत बड़ी मशीनरी और हैवी एक्सकवेटर की ज़रूरत होती है। पर वो एक्सकवेटर चलते कैसे? उनके अंदर डीजल और वो डालना पड़ता है अपने को। जब वो डीजल बर्न होता है तो अपने को एनर्जी मिलती है और एक्सकवेशन होता है। पर डीजल जब बर्न होता है तो उससे काफ़ी सारी वापस गैसेज निकलती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है। तो इस तरह से आप देखेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है एक्सकवेशन। हर एक्टिविटी पे, जो भी एक्टिविटी करेंगे उससे कार्बन इमिशन होता है और वो अपने एनवायरनमेंट पे जाके ग्लोबल वार्मिंग को मदद कर रहा है। अब बहुत सारे आप लोग ये बोलेंगे कि हम लोग किस तरह से बिल्डिंग हमारी जो है ये ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। हम लोग तो बाज़ार से मटेरियल ला रहे हैं, बाज़ार से सीमेंट ला रहे हैं, स्टील ला रहे हैं, ग्लास ला रहे हैं और बिल्डिंग में लगा रहे हैं। पर होता क्या है? जो भी अपन मटेरियल ला के बिल्डिंग में लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो बन रहा है, किसी न किसी फैक्ट्री में तो बन रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारा कार्बन इमिशन होता है। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। जैसे अपना एक मेन कंपोनेंट होता है सीमेंट। अगर सीमेंट की बात करें, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ सीमेंट बनता कैसे, इससे सबको क्लियर होगा कि किस तरह से। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हर मटेरियल के लिए होगा। है सीमेंट बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्वेरी से इसका रॉ मटेरियल निकालना पड़ता है। लाइमस्टोन होता है, क्ले होता है, आयरन ऑर होता है, सैंड होती है, इन सबको अपने को निकालना पड़ता है। इसके लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो उससे वापस कार्बन इमिशन होता है। जहाँ एनर्जी होगी वहाँ इमिशन होगा ही होगा। उसके बाद इसको क्रशिंग प्लांट में भेजा जाता है, इसको क्रश किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो वहाँ पे फिर वापस क्रशिंग प्लांट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उससे फिर कार्बन इमिशन होता है। इस तरह से इसके बाद इसको फिर ग्राइंड किया जाता है पाउडर में, बॉल मिल में डाल के ग्राइंड किया जाता है। तो बॉल मिल में भी ह्यूज एनर्जी की ज़रूरत होती है, उससे भी कार्बन इमिशन होता है। इसके बाद जो सीमेंट का मेन कंपोनेंट है क्लिंकर, उसको बनाने के लिए इसको रोटेटिंग क्लीन में इस पाउडर को डाला जाता है और उसको 1450 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट दिया जाता है। मतलब 1450 डिग्री, इतनी ह्यूज एनर्जी दी जाती है। तो उससे जितनी ह्यूज एनर्जी उतना ज़्यादा कार्बन इमिशन। उसके बाद इसको वापस क्लिंकर को फाइन पाउडर में बनाने के लिए फिर से बॉल मिल में इसको जो है
डाला जाता है और उससे फाइन पाउडर बनाया जाता है। फिर वापस एनर्जी की ज़रूरत, फिर कार्बन इमिशन। इसके बाद इसके अंदर मिक्सिंग की जाती है जिप्सम और जो जिस तरह का सीमेंट बनाना है। तो आप देख रहे हो हर जगह पे कितना सारा कार्बन इमिशन हुआ है इस सीमेंट से। ये हर आइटम के लिए होता है, जो भी चीज़ अपन बिल्डिंग में यूज़ करते हैं सबके लिए कार्बन इमिशन इस तरह से होता है। और अपने को लगता है मैं तो मार्केट से लाया और मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैंने कहाँ कार्बन इमिशन किया है, जबकि इसके लिए बनाने में इसको बहुत सारा कार्बन इमिशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, हर चीज़ पे होगा, जो भी मेन कंपोनेंट है, स्टील है वो भी इसी तरह से बनता है, ग्लास है या जो भी आइटम होता है, तो ये इस तरह से हर आइटम पे होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसके लिए हर चीज़ में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। क्वेरी से निकला है मटेरियल, उसको फैक्ट्री तक पहुँचाना होगा, फैक्ट्री के अंदर इंटरनल ट्रांसपोर्ट उसकी ज़रूरत होती है, फैक्ट्री से फिर अपने डीलर तक आता है मटेरियल, डीलर से अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है मटेरियल। तो हर जगह ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट में वही सेम डीजल जलता है वापस, उससे भी कार्बन इमिशन होता है। डीजल की बात है ये, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसको बहुत ध्यान से सुनना आप सब लोग। 1 लीटर अपन डीजल जब बर्न करते हैं उससे 2.7 kg कार्बन का इमिशन होता है। 1 लीटर डीजल 2.7 kg कार्बन इमिशन। तो आप सोच सकते हैं अपन डेली बेसिस पे लाखों करोड़ों लीटर डीजल जो है अपन बर्न करते हैं ग्लोबली, तो कितना कार्बन इमिशन होता होगा। तो ये सब बहुत सोचने वाली बात है अपने को। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, इंडिया की अगर बात करें अपन, इंडिया वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अभी टॉप 5 कंट्रीज में आता है जो सबसे ज़्यादा इमिशन करते हैं कार्बन का। और अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो इंडिया का कंस्ट्रक्शन मार्केट ग्लोबली 3rd नंबर पे है। मतलब इतने ज़्यादा अपने को भी स्मार्ट सिटी बनाना है, इतना अपने को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो कितना कार्बन इमिशन होगा। पर एक अच्छी बात यह है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया ने कमिटमेंट किया है COP26 में कि बाई 2030 1 बिलियन टन रिडक्शन करना है इन कार्बन इमिशन में। ये इंडिया का कमिटमेंट है। दूसरा, बाई 2070 इंडिया विल बी नेट जीरो इन कार्बन इमिशन। तो अब आप सोचिए अपने को कितना करना है। तो अपने इंडिया के गोल को पूरा करने के लिए, अपने लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने को कार्बन रिडक्शन करना ही होगा। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ग्रीन बिल्डिंग्स बनानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा नेट जीरो बिल्डिंग्स बनानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। एक पेड़ अपन लगाते हैं, एक मैच्योर ट्री जो होता है वो पूरे साल में 22 kg कार्बन अब्जॉर्ब करता है। मतलब एक पेड़ पूरे साल में 22 kg अब्जॉर्ब करता है और अपन कितने टनों जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड डेली जो है इमिट कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। थैंक यू। आज के टॉपिक में इतना ही बात करना था। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे होल बिल्डिंग लाइफ साइकिल असेसमेंट। मतलब एक बिल्डिंग पूरी लाइफ में कितना कार्बन इमिशन करती है, तो उस पर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।